और रेनेसां के अंदर हमने लास्ट जो पढ़ा था उसको भी साथ देखते हैं ज़रा, और फिर आज के लेसन की तरफ हम आएंगे। ठीक है, ये लास्ट दिन हमने जो कवर किया था दैट वाज स्पेशली द इंग्लैंड्स प्लेस इन दिस वर्ल्ड, रेनेसां वर्ल्ड है एक्चुअली, इसकी बात की जा रही थी यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने देखा जो इंग्लैंड ने बड़े बड़े ऑथर यहाँ पे पैदा किए, मोर्स, यूटोपिया और वाइटर्स, सरी ने जो काम किया था वो बिल्कुल स्टार्ट किया उन्होंने रेनेसां में। और उसके अलावा सर फिलिप सिडनी ने जो बुक लिखी, स्पेंसर ने, मार्लो, और फिर सबसे बड़ा नाम रेनेसां एज में से भी सबसे बड़ा नाम है, और थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखें तो शेक्सपियर से बड़ा राइटर जो है वो तारीख पैदा नहीं कर सकी अभी तक। जी हमने थोड़ा सा देखा, अभी इन ऑथर्स को हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में जाएंगे। हम अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे हम मोर्स का यूटोपिया भी थोड़ा सा देखेंगे, वाइट और सरी की पोइट्री भी देखेंगे कि क्या नई बात थी इसके अंदर, और सबसे अहम बात 1564 डेट जो हमने कही थी कि ये माइकल एंजेलो की डेथ थी और शेक्सपियर की बर्थ थी। देखिए इस एक लाइन में आपके लिए कितनी इंफॉर्मेशन है। इन 1564 द ईयर ऑफ माइकल एंजेलोस डेथ। उसके अलावा हमने कुछ प्रोज वर्क्स भी देखे थे कि जो लिखे गए, आगे थोड़ा सा और ये मेंशन होंगे, द गवर्नर टॉमस एलियट का, या स्कूल मास्टर जो है वर्क एस्कम का, सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी प्रोज वर्क में भी आ जाता है और फर्स्ट क्रिटिसिज्म की बुक है। और फिर हमने पढ़ा कि एलिजाबेथ के दौर में नेशनल लिटरेचर जो है इंग्लैंड का वो आगे आता है। और फिर हमने थोड़ा सा ये समझा कि हेनरी एट जो बड़े अजीबोगरीब बादशाह गुजरे हैं इंग्लैंड के, और बड़े इनके स्ट्रेंज फैसले भी थे, इनके अफेयर्स भी हमने देखे, एन बोलीन के साथ इनकी मोहब्बत की जो दास्तान है और इसमें कितने लोगों की जान गई, और इवन इंग्लैंड का जो है वो सेक्ट ही चेंज हो गया, ये हमने थोड़ा सा जाना था। और फिर हमने देखा रिफॉर्मेशन विद इन द क्रिश्चियनिटी, जो अंदर से तब्दीली आ रही थी वो रिफॉर्मेशन थी। मार्टिन लूथर ने जो काम किया था, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने रिफॉर्मेशन की एक मूवमेंट स्टार्ट की अगेंस्ट चर्च का जो ऑक्यूपेशन था, जो होल्ड था, जो इसके कुछ कुछ चीज़ें थी जो आम लोगों को पसंद नहीं थी, जो पावर कह लें तो चर्च की पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने, और ये कोशिश शुरू की जिसे प्रोटेस्टेंट का नाम दिया गया। और फिर एक टाइम आया कि या तो कंट्रीज कैथोलिक्स बन गई या फिर प्रोटेस्टेंट बन गई, दो बड़े फिरके वजूद में आ गए। इसमें हमने हेनरी एट की स्टोरी थोड़ी और डिटेल से कल देखी थी कि किस तरह उन्होंने डिफेंडर ऑफ द सेवन सैक्रामेंट बुक लिखी, और ये एल्फ्रेड के बाद ये बादशाह जिन्होंने किताब लिखी थी। हेनरी एट जो है दिलचस्प बादशाह है, बड़ी दिलचस्प शख्सियत का मालिक साबित हुआ, और शाहजहां की तरह, जैसे शाहजहां ने मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था तो यादगार लव स्टोरी रही उनकी। लेकिन हेनरी एट की एक और बात भी है शायद, तो ये है कि इन्होंने 6 शादियां की जिंदगी में। एनी बोलीन के बाद भी इन्होंने शादियां की। एनी बोलीन इनकी सेकंड वाइफ बनी, फर्स्ट वाइफ इनकी थी कैथरीन ऑफ एरागोन, जिनको ये इन्होंने डाइवोर्स देना चाहिए थी, जिसकी वजह से इनके दरमियान और चर्च के दरमियान एक तनाज़ा बना, जिसकी वजह से इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रख दी, और पोप का जो रोल है इंग्लैंड के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वो आज तक ख़त्म। आज भी चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इंडिपेंडेंट कर दिया चर्च को। ये हमने कल देखा, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं। और ये वही एने बोलीन है जिनकी बेटी एलिजाबेथ वन है, जिनका शेक्सपियर का जो टाइम है वो एलिजाबेथन एज इन्हीं की बेटी के नाम से कहलाता है, क्योंकि उस वक्त वो क्वीन बन चुकी थी। और फिर हमने देखा कि टॉमस मोर ने अपनी जान भी, जो एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंग्लैंड के रेनेसां ऑथर हैं, लेकिन जो कि अपने नज़रियात में कैथोलिक्स थे वो, और अपने इन नज़रियात की वजह से उन्होंने एने बोलीन को क्वीन एक्सेप्ट नहीं किया, और क्वीन एक्सेप्ट ना करने की वजह से उनको सजाए मौत दे दी गई। इसलिए आज हम सर टॉमस मोर ही हमारे पहले ऑथर हैं आज के लेक्चर में। रेनेसां के ये पहले ऑथर हैं, और इनकी मौत कैसे हुई है तो हमें पता चल गया, ही वाज beheaded बाय द हेनरी एट, क्योंकि he did not accept Anne Boleyn as a queen, legitimate queen,
तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये बात जो हेनरिएट को पसंद नहीं आई थी। वैसे ये बहुत काबिल थे, एक वकील के बेटे थे। लॉयड सन रोट ए न्यू काइंड ऑफ बुक। इन्होंने जो किताब लिखी वो बिल्कुल एक रेनेसां बुक है अपने टेस्ट में। जो आपने इससे पहले लिटरेचर देखा है मिडिल एज का या ओल्ड एज का, उससे आप इस बुक के थोड़े सा तस्करा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दैट वाज अ न्यू काइंड ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्ट एंड न्यू एनवायरनमेंट। न्यू काइंड ऑफ बुक कैसे लिखी ये आगे हम देखते हैं। न्यू काइंड ऑफ जो राइटिंग है इसके बारे में अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो पिको डेला मेरेंडोला, एक अजीब सा नाम भी है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पिको डेला मेरेंडोला जो कि ऑथर हैं इटली के, राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इन्होंने एक स्पीच लिखी थी, एक ऐसे लिखा था जैसे स्पीच के तौर पे पढ़ा गया, ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी ये एक ओरेशन है, ब्रैकेट में इसकी तफसील है। द डिग्निटी ऑफ मैन बाय जिवानी पिको डेला मिरांडोला। सो जिवानी पिकाडेला मिरांडोला, ऑल दो डिफरेंट नेम है और डिफरेंट चीजें वैसे ज्यादा याद भी रहती हैं और किया जाए तो। वाज अ कंट्रोवर्शियल स्पीच दैट इज ऑफन रेफर टू एज द मैनिफेस्टो ऑफ द रेनेसां। इस स्पीच को नया नाम दिया जाता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो बच्चों किसी भी तहरीक के प्राइमरी बेसिक डॉक्यूमेंट को कहते हैं, जिसमें उसके किसी भी जो तहरीक होती है, कोई मूवमेंट होती है, उसके बारे में जो बुनियादी खदोखाल उसके वाजे किए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ओके विच टेल्स अस अबाउट द सर्टेन movements characteristics or features or central point जो है, that is called manifesto. So that was called the manifesto of Renaissance. इनकी स्पीच को बोला जाता है। It glorifies God and it glorifies human being. ये एक नई चीज देखो कि गॉड की ग्लोरिफिकेशन तो मिडिल एज में भी हो रही थी, ओल्ड एज में भी यही रिवाज था। चर्च चाहता था कि गॉड को ग्लोरीफाई किया जाए और क्राइस्ट को किया जाए, हजरत मरियम को किया जाए, सेंट्स को किया जाए और फिर चर्च को किया जाए, यानी पोप का नंबर भी जाहिर है फिर आ जाएगा। इट ग्लोरीफाइज ह्यूमन बीइंग। ओके, ये टचिंग पॉइंट था, ये डिस्टर्बिंग पॉइंट था स्पेशली फॉर चर्च एज द मोस्ट वंडरस ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ह्यूमनिस्ट शेयर्ड a new faith in education, क्लासिकल एजुकेशन। इंग्लैंड के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें तब्दीली आ रही थी, अब नए इदारे बन रहे थे एजुकेशन के। आपको पता है मिडिल एज के में ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज बन गई थी, लेकिन वो एक तरह की यूनिवर्सिटीज नहीं थी, एक तरह के स्कूल थे, एक तरह की मजहबी किस्म के स्कूल थे। आल्दो उनसे थोड़ी मुख्तलिफ थी, उसमें फलसफा भी पढ़ाया जाता था, लॉजिक और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब जो रेनेसां स्टार्ट हुआ तो उन इदारों के अंदर सेकुलर सब्जेक्ट्स ऐड हो गए, क्लासिकल एजुकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, ग्रीक जो लर्निंग है ना उसका रिवाइवल हुआ, वहाँ का फलसफा आ गया, वहाँ की मैथमेटिक्स आ गई, वहाँ की आर्ट आ गया वहाँ पे, ठीक है, इंजीनियरिंग आ गई, उनका सारा कॉन्सेप्ट जो है उनके पास, जो जिसी वजह से हम रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कह रहे हैं। Rhetoric, the art of the persuasive public speaking and the literary composition was the tool of the these new ideas. New ideas start हो गए थे और rhetoric start हो गया था, पढ़ना और पढ़ाना। Rhetoric challenged the medieval logic and theology. अब जो rhetoric start हुआ, philosophical debate आप इसे कह लें, फलसफा का रंग गालिब आया, स्पेशली सेकुलर अंदाज के अंदर। इन्होंने फिर जो लॉजिक थी, मीडिएवल लॉजिक थी और जो थियोलॉजिकल लॉजिक थी, मजहबी जो लॉजिक थी, उसको काफी हद तक जो है चैलेंज कर दिया इदारों के अंदर, यानी वो चीज चैलेंज होने लग गई थी, डिस्कस होने लगी। यानी अभी भी हम साथ साथ भी बैकग्राउंड भी देख रहे हैं। ग्रीक वाज टॉट इन द एलीट स्कूल्स एंड द कॉलेजेस फाउंडेड बाय द अर्ली इंग्लिश ह्यूमनिस्ट। इंग्लिश ह्यूमनिस्ट थे। इससे पहले कौन लोग पढ़ाते थे, कौन लोग सारा काम करते थे, रिकॉर्ड सेव करते थे, दैट वर कॉल्ड प्रीस्ट करते थे। ओके, मंक्स करते थे, प्रीस्ट करते थे, बिशप करते थे, यानी मजहब से रिलेटेड, जो चर्च से रिलेटेड अथॉरिटीज है ना, सिर्फ वही लिखने पढ़ने का काम करती। अब एक नई क्लास आ गई थी, दैट वाज ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट जो है ये काम कर रहे थे, जैसे कि एरिस्टमस का नाम आपके सामने आता है, पहले भी हमने जिक्र किया। टॉट ग्रीक एट कैम्ब्रिज फॉर 5 years। और इन ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है कि एरिस्टमस जो है ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड मोर। ये मोर के बड़े क्लोज दोस्त है, सर थॉमस मोर, जिनके बारे में अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। हिज लैटिन वर्क
इकोमियम मोरे 1507 में इन्होंने ये वर्क लिखा, लैटिन में आल्दो लिखा था, डेडिकेट किया टॉमस मोर को, ठीक है। और द टाइटल मीन्स बोथ प्रेज ऑफ फॉली एंड प्रेज ऑफ मोर। मोर को भी उन्होंने इसमें डबल मीनिंग दे दिया, और एक्चुअली इसका वैसे ट्रांसलेट किया जाता है प्रेज ऑफ फॉली, इंग्लिश में इसको याद रखा जाता है एरिस्टमस के वर्क को एज ए प्रेज ऑफ फॉली। ये हमने लिस्ट पढ़ी थी जब, उसमें नाम था, आपको आई होप को याद आ रहा होगा। सो मोर जो लैटिन यूटोपिया वाज ब्रॉट आउट बाय द एरिस्टमस इन 1570 में, एरिस्टमस ने इस वर्क को भी पब्लिश भी किया, करवाया, स्पेशली जब ये हॉलैंड जाते हैं, वापस हॉलैंड के रहने वाले थे, और वहां पे इंग्लैंड में आके कैम्ब्रिज में उन्होंने 5 साल टीचिंग की है। लेकिन मोर का जो टॉमस मोर का जो वर्क है यूटोपिया, दैट वाज आल्सो रिटन इन लैटिन, याद रखिएगा। पहला रेनेसां का बड़ा अच्छा जो वर्क है, अभी भी आप एक बात नोट कर रहे होंगे, ये आपको करनी चाहिए, वो है वही मिडिल एज से रेनेसां की तरफ ये ट्रांजिशन हो रही है। एक लम्हे में नहीं तब्दीली आ गई थी, अभी भी लैटिन को समझा जाता था दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिलोसफी एंड स्कॉलरशिप। तो मोर ने देखिए अपनी जो किताब है वो लैटिन में लिखी, क्योंकि उसके ख्याल था कि लैटिन ज्यादा लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स है, तो मुझे इसके अंदर काम करना चाहिए। ये एक बार मुझे याद है एक एग्जाम में भी ये मैंने क्वेश्चन देखा था, मैं खुद जब अटेम्प्ट कर रहा था कोई एग्जाम, तो उसमें मोर्स का जो वर्क है यूटोपिया, ये पूछा गया था कि ये किस जबान में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो कि रेनेसां वर्क है, तो आमतौर पे हमारे जहन में ख्याल आता है कि इंग्लिश में लिखा गया होगा, इंग्लैंड का राइटर है, रेनेसां टाइम है, तो इंग्लिश में होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे बड़ी ट्विस्टिंग चीज है कि मोर ने जो काम है, जो रेनेसां का पहला रिमार्केबल वर्क है, दैट वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, और मैंने आपको उसकी काज बता दी है। और दूसरी अहम बात, यूटोपिया डिस्क्राइब्स एन आइडियल कंट्री लाइक प्लेटोज रिपब्लिक, ये बिल्कुल बेस करता है ग्रीक मॉडल के ऊपर, आर दो रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज, और इंग्लैंड में एक राइटर लिख रहा है लैटिन लैंग्वेज में लिख रहा है और ग्रीक मॉडल को अपना रहा है, ठीक है। प्लेटो की रिपब्लिक तो आपको पता है बड़ी फेमस बुक है, इन्होंने बिल्कुल यूं समझे कि वही बुक जो है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, एज इट इज तो नहीं लिखी, उस बुक को फॉलो किया है। क्या है इस किताब के अंदर, थोड़ा सा हम इसके इनसाइड थोड़ा सा जाते हैं, ताकि हमें मेन चीज का भी पता चल जाए और ज्यादा हमारा वक्त भी जाया हो। इसमें एक कैरेक्टर है राफेल हिथलोडे, ओके। राफेल हिथलोडे इज a traveling scholar in यूटोपिया, दैट इज आर्गुमेंटेटिव एक बुक है, थोड़ी फैंटेसी भी है इसके अंदर। एक ट्रैवलिंग स्कॉलर है हिथलोडे, who in book 2 tells of his visit to far off geometrical island run like a commune with an elected reasonable ruler। हिथलोडे जो है ना, वो एक ट्रैवलर है, जो आते हैं, वापस आते हैं, तो इंग्लैंड में कुछ लोगों से मिलते हैं, तो उन दोस्तों को बताते हैं कि वो इन्होंने एक आइलैंड देखा है दूर। जब वो सफर कर रहे हैं तो एक आइलैंड का जिक्र करते हैं, वहां की हुकूमत का जिक्र करते हैं, वहां कम्यून सिस्टम है वो वहां पे बताते हैं। अब यहाँ पे आपको कम्युनिज्म वाला निज़ाम आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मार्क्स से बहुत पहले ये आइडिया मोर ने बताया था अपनी बुक के अंदर। कार्ल मार्क्स ने बाद में यही बात की है, लेकिन वो तो 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात है। सो कम्यून विद एन इलेक्टेड रीजनेबल रूलर, ठीक है। तो पॉलिटिकल, ये जो कि एक बुक है, पॉलिटिकल एलेगरी है, जिसके अंदर एक वहां पे आइलैंड के अंदर क्या होता है कि रीजनेबल एक अकलमंद किस्म का एक रूलर होता है, एक दूर दराज का एरिया है, एक ट्रैवलर आता है, एक फैंटेसी है। आपको यहाँ पे प्रोज वर्क एक रिमाइंड हो सकता है, वो कौन सा भला, जिसमें एक ट्रैवलर जो है वो एक दूसरे इलाकों में चला जाता है, और वहाँ पे छोटे छोटे कद के होते हैं, एक दूसरी दफा बड़े बहुत जाइंट लोगों से मिलता है। गलिवर्स ट्रैवल, बिल्कुल आपके जेहन में आ रहा होगा, ठीक है। जॉनथन स्विफ्ट का जो वर्क है, तो चूंकि ये वर्क ने, आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्विफ्ट को भी मुतासर किया होगा, स्विफ्ट ने मोर का यूटोपिया पढ़ा होगा, और मोर ने इन्फ्लुएंस लिया है रिपब्लिक से, और फिर मोर का जो वर्क है वो आने वाले आथर्स पे किस तरह से असर करता आपको नजर आता है, ठीक है।
यहाँ पे देखो रीजनेबल रूलर होता है, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कार्ल मार्क्स आगे देखें ये सारी बात करते हैं अपनी दास कैपिटल के अंदर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और ये बात मोर ने यहाँ पे की कि उस जो आइलैंड है, एक इमेजिनरी आइलैंड है, वहाँ का जो अक्लमंद रूलर है, इलेक्टेड है, कम्यून सिस्टम है, लोग मिलकर रहते हैं और वहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आई मीन कोई भी चीज़ ओन नहीं करता, हर चीज़ हर बंदे की है, कोई भी किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। गोल्ड इज यूज्ड फॉर द चैम्बर पॉट्स, और सोने के पीछे कोई नहीं भाग रहा, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड की बड़ी वैल्यू थी, आज भी खैर बहुत वैल्यू है। जब मोर लिख रहा था उस टाइम तो लोग पागल थे सोने के लिए, दूर दराज के सफर गोल्ड हासिल करने के लिए तो करते थे, यही तो मेन करेंसी थी। लेकिन उस इमेजिनरी आइलैंड के अंदर जो सोना है, जो गोल्ड है, वो तो उसके तो बर्तनों में लोग खाना खाते हैं, और कोई भी उस येलो धात के लिए पागल नहीं हुआ जा रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वाइस इज अननोन, ये जो छोटे मोटे क्राइम है, वाइसेस हैं, उनको पता ही नहीं है इसका। एंड प्रीस्ट आर फ्यू, उस इमेजिनरी आइलैंड में जो मौलवी हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो रिलीजियस पर्सन है, ये बहुत थोड़े हैं। ये हमारे माशरे की तरह नहीं है कि हर गरीब मोहल्ले में 2-4 मौलवी रहते हैं। प्रीस्ट जो उस जमाने में बहुत ज्यादा हो गए थे इंग्लैंड के अंदर, और उनसे ज़ाहिर माशरे को नुकसान भी हुआ काफी ज्यादा, कुछ फायदा भी हुआ होगा। तो प्रीस्ट उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े से हैं, और जो है वो बहुत नेक हैं, वर्चुअस हैं। सम आर फीमेल इवन, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि प्रीस्ट को फीमेल भी हो सकती है। जब मोर लिख रहा था उस जमाने में तो फीमेल की अभी कोई वैल्यू नहीं थी। और आप शायद नहीं जानते होंगे, वो ये है कि शेक्सपियर के ड्रामों में जो स्टेज होते थे बाकायदा से, किसी फीमेल ने कभी कोई रोल नहीं प्ले किया। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है। क्या शेक्सपियर के सारे ड्रामों के अंदर उस जमाने में जब शेक्सपियर ने स्टेज करवाए थे अपने ड्रामे, तो फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं हुआ करती थी, कोई भी फीमेल एक्टिंग नहीं किया करती थी, और ना ही लोग ये सोच सकते थे कि कोई फीमेल भी एक्टिंग कर सकती है। तो जो फीमेल के रोल है ना, वो मेल ही अदा किया करते थे, मेकअप फीमेल वाला करके। तो उस जमाने जब एक्ट्रेस नहीं हो सकती थी फीमेल, तो प्रीस्ट कैसे हो सकती थी? और दूसरा, क्रिश्चियनिटी में फीमेल के बारे में कोई कॉन्सेप्ट भी अच्छे नहीं थे, तो वो उनको इतना अक्लमंद भी नहीं समझते थे। हमारे माशरे में भी खैर पेट्रियार्की है, इतना अच्छा नहीं समझा जाता, अभी वो मकाम नहीं मिला खवातीन को जो उनका हक है। सो उस जमाने में भी, लेकिन जब मोर कहता है कि वहां पे प्रीस्ट थी और फीमेल भी प्रीस्ट थी, तो ये अपने लिए एक देखो ना, रेनेसां थिंकिंग आ रही है, बिल्कुल सोच को आजाद कर दिया। और बिल्कुल ये ऐसा वर्क नहीं है जो कि मिडिल एज में कोई लिख सकता। क्लोथ आर यूनिफॉर्म, एक जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, कोई मालिक नहीं है किसी चीज का। देखिए मिल के रहते हैं, सोना तो कुछ भी नहीं समझते, सोने के तो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो। और जो है वो प्रीस्ट बहुत थोड़े से हैं, ताकि मजहबी कोई लड़ाइयाँ नहीं है उनके दरमियान। एंड मैरिज इज प्रिसीडेड बाय म्यूचुअल नेकेड इंस्पेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पेक्टेबल एल्डर्स, और ये काम भी इस तरह से होता है। सो यूटोपिया, जिसका लफ्जी मतलब, ये ग्रीक वर्ड है, यूटोपिया ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है नो वेयर, जो कहीं भी ना हो। सो ये एक ऐसी दुनिया थी, इमेजिनरी दुनिया हम इसको कहते हैं, जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, प्लेटो का जो रिपब्लिक है ना, वो भी एक यूटोपिया बुक है। प्लेटो भी अपने टाइम पे एक रिपब्लिक बनाता है, जहाँ पे एक रूलर है, जहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, तो वो भी आप चाहें तो वो भी एक इमेजिनरी दुनिया है सारी। वो तो कहते हैं वहाँ जमहूरियत है और बादशाह फिलोसफर है, उसने जरा और ही अंदाज में चीज़ों को दिया। और इवन प्लेटो के रिपब्लिक में तो ये है कि लोग शादी भी नहीं करते, उसने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इस चीज को, कि लोग सारे बस ऐसे ही रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्टेट की मलकियत होते हैं। उनकी माँ जो है वो होती है, हुकूमत उनकी माँ होती है, और वो उनकी परवरिश करती है, और कोई ओनरशिप नहीं होती और कुछ भी नहीं है। तो प्लेटो का रिपब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है, खैर यूटोपिया से भी 2 हाथ आगे है, ज़ाहिर है उससे आगे जो लिखा भी पहले गया था। सो दैट वाज मोर्स यूटोपिया, जो कि अपने कंटेंट में, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो मजहब की कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, जो कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट, उनको काफ़ी चैलेंज करता नजर आता है अपने टाइम में। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये उस टाइम की वर्ल्ड बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे हो सकती हैं चीज़ें।
ये मोर ने लिखा। मोर की जो जान गई है वो इस बुक की वजह से नहीं गई है, ये ध्यान में रखिएगा। थॉमस मोर को जो मरना पड़ा, डिहेड हो गया, वो इसलिए नहीं हुआ कि उसने ये बुक लिखी थी। वो वजह क्या थी वो तो आप जानते ही हैं। थॉमस मोर वाज beheaded बाय द हेनरी VIII बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिसिज्म। एक तो उसने अपने कैथोलिक्स जो लॉयलिटीज थी पोप के साथ, जो लॉयल्टी वो उसको नहीं छोड़ा था, एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एन बोलीन एज ए क्वीन। और क्वीन को क्वीन एक्सेप्ट नहीं किया था एन बोलीन को, न्यू क्वीन जो आ गई थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और पोप का साथ दिया, जिसकी वजह से बादशाह ने, हेनरी VIII ने जान ले ली थॉमस मोर की। शायद थॉमस मोर कुछ और किताबें भी लिखते इस तरह के, और सरप्राइजेस देते लोगों को और लोगों का दिमाग खोलते। असल में ऐसी किताबें पता क्या करती हैं, ये आपके अंदर सवाल पैदा करती है। जो एग्जिस्टेंस रियलिटी होती है ना, आप उससे थोड़ा हट कर आपको थॉट देती हैं। ये आपकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट करती हैं। जो आप सेट पैटर्न पे सोच रहे होते हैं, पैटर्न तोड़ती हैं, तो ये पैटर्न ब्रेकर होती हैं एक लिहाज से, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं माशरों के लिए। किताबों पर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, लोगों को किताबें लिखने की इजाज़त होनी चाहिए, और हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करने की भी का मादा होना चाहिए माशरे के अंदर। स्कॉलर्स को जो है वो, अगर वो अच्छी किताबें नहीं लिखेंगे, ज़रा पैटर्न नहीं ब्रेक करेंगे, तो माशरा तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ओके, हम अब अगले इंपॉर्टेंट रेनेसां ऑथर की तरफ जाते हैं। दैट वाज थॉमस मोर वाज ओवर। आप इतना अगर उनके बारे में जानते हैं तो मेरे ख्याल में मोर के बारे में ये मोर देन इनफ है जानना। सेकंड, अनदर इंपॉर्टेंट ऑथर, अगेन एक नाइट ऑथर है, नाइटहुड इनको भी किया गया, थॉमस मोर को भी नाइटहुड किया गया था। जब हेनरी VIII उनसे बहुत खुश था, और जब हेनरी VIII की मदद भी की थी उसने किताब लिखने में। हेनरी VIII की बुक तो मेरे ख्याल में लिखी भी थॉमस मोर ने थी, सिर्फ साइन हेनरी VIII ने किए होंगे। तो उस वक्त उसको सर का खिताब भी मिला था, लेकिन बाद में जब वो नाराज हुआ तो सर भी उतार दिया उसने। तो एक और सर जो है हमारे सामने आते हैं, सर थॉमस वाइट, इनको भी सर का खिताब मिला। देखते हैं इनका क्या अंजाम हुआ, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी VIII के साथ जीना कोई आसान काम नहीं है किसी बंदे के लिए। वाइट इज सेड टू हैव ए पोएट्रियर्स आई, स्कॉलर्स टंग, कहते हैं बड़ा जबरदस्त ये बात करते थे, बड़े रैट्रिक में बड़े अच्छे थे, और एक डेफिनेटली पोइट का विजन था इनका। पोइट्री इज ओनली one of White's parts. Surrey goes on to praise his patriotism, his virtue, his soul. सरी ने इनके बारे में बड़ा लिखा है, और सरी और वाइट जो है, हेनरी हॉवर्ड जिनका असल नाम है, आगे वही आ रहे हैं नेक्स्ट रेनेसां ऑथर जो है। ये दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड भी थे, और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इन्होंने दोस्ती भी निभाई। सर थॉमस वाइट जो 1503 में पैदा हुए, 42 में इनकी डेथ हो जाती है, वाज ए कोर्टियर, डिप्लोमैट इन फ्रांस एंड स्पेन। हेनरी VIII ने इनको डिप्लोमैट बना के फ्रांस और स्पेन भी भेजा था। ही ट्रांसलेटेड सोनेट्स फ्रॉम द पेट्रार्क। इनका जो कैरियर है, पोएटिक कैरियर, वो स्टार्ट होता है पेट्रार्क की सोनेट्स को ट्रांसलेट किया। पेट्रार्क आपको पता है बादशाह था सोनेट्स का, ही वाज द किंग इन सोनेट राइटिंग। एंड अलमानी एक और आथर है, जो ज्यादा फेमस तो नहीं है उस लेवल पर, लेकिन अच्छे आथर हैं। द डियर डियर इन हिज पोएट्री इज आइडेंटिफाइड एज एनी बोलीन। तो ये भी सर थॉमस वाइट जो है एनी बोलीन के लवर भी थे, और इनकी जो पोएट्री में डियर वर्ड यूज होता है, कहते हैं कि वो हमेशा इन्होंने एनी बोलीन उसको सामने रखकर लिखा है। whose pursuit White had to give up, और जिनका पीछे इनको छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि हेनरी VIII से बचना भी था। White was twice in prison, but his coolness got him out. Other suspected lovers of the Anne Boleyn were less lucky. बाकी जो लवर थे उनको तो आपको पता ही है क्या किया हेनरी VIII ने उनके साथ, और वाइट कहते हैं कि 2 बार जेल जाने के बाद भी बच गए, क्योंकि जरा कूल तबीयत के मालिक थे, अच्छे जबान अच्छा इस्तेमाल कर लेते थे, ज्यादा कड़वी बातें नहीं करते थे। उनकी एक लाइन है पोएट्री की, द एक्स इज होम, योर हेड्स बी इन द स्ट्रीट। ठीक है, वाइट रोड टू देम, उन्होंने दोस्तों को लिखा कि बादशाह का एक्स जो है ना वो तैयार है, और तुम्हारा सर गलियों में होगा अगर एने बोलीन का पीछा ना छोड़ा लोगों ने। तो एने बोलीन काफी फेमस खातून रही, काफी सारे उनके लवर्स थे, और हेनरी VIII को
बारी बारी सबको कत्ल करना पड़ा। सो सोनेट क्या है? जो सोनेट सबसे पहले पेट्रोआर्क की सोनेट से ट्रांसलेशन करने से रेनेसां पोइट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, और थॉमस वाइट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब लैटिन में सोनीटो से निकला है। सोनीटो मतलब लिटिल सॉन्ग, लिटिल स्वीट सॉन्ग आप कह लेंगे सोनीटो है। अ वर्स फॉर्म ऑफ क्लासिकल 14 लाइंस, और टेक्निकली ये 14 लाइन की एक वर्स, एक पोएम होती है, वर्स फॉर्म है, एक पोइट्री है, राइमिंग 8 and 6 स्टैंजा, यानी स्टैंजेस के दो होते हैं, सॉरी 8 लाइन स्टैंजा और 6 लाइन स्टैंजा, ठीक है, octavo sestet. It is found in the Italy in the 13th century and was used by the Dante and especially by the Petrarch, whose Canzoniere, Petrarch की जो Canzoniere बुक है, जो आपने याद कर ली होगी डेफिनेटली जब हम हाई रेनेसां की बात कर रहे थे, with 317 sonnets in a narrative or dramatic sequence, जिसके अंदर बच्चों 317 सोनेट्स लिखी हैं पेट्रार्क ने, 317 सोनेट्स, ओके, काफ़ी अच्छी तादाद है, और 14 लाइनों की एक नज़म होती है, और वो सोनेट्स कमाल की हैं। कभी आप बहुत फ्री हुए तो ज़रूर उन सोनेट्स को चेक कीजिएगा, उनकी ट्रांसलेशन स्पेशली आपको पढ़नी पड़ेगी। आप और मैं इटालियन राइटिंग तो नहीं पढ़ सकते, लैटिन वगैरह, तो हमें थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड को ही पढ़ना पड़ेगा। सेट यूरोपियन फैशन, द इंग्लिश आर द शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली राइम 4-4-4-2। पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट का फर्क आपको आना चाहिए, ठीक है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइनों की पोएम को कहते हैं, 14 लाइन पोएम को। और पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी है वो 8 लाइनों का स्टैंजा देते हैं और उसके बाद 6 लाइनों का स्टैंजा देते हैं, 14 लाइनें इस तरह पूरी करते हैं। लेकिन शेक्सपियर ने भी सोनेट्स लिखी हैं, कहते हैं 156 तकरीबन सोनेट्स लिखी हैं उन्होंने, पेट्रार्क से आधी सोनेट्स तकरीबन। और शेक्सपियर ने जो कि ड्रामे भी साथ लिखे, तो उनको टाइम कम मिला था, और ये टाइम जो उनको पोइट्री करने का मिला है ना, प्योर पोइट्री जो उन्होंने की है, ड्रामेटिक पोइट्री साइड पे 156 सोनेट्स लिखी हैं, और एक दो उन्होंने और लंबी नज़में भी लिखी हैं, नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं। ये उन्हें वक्त मिला था, आगे चल के हम देखेंगे, जब थिएटर क्लोज हो गए थे प्लेग की वजह से, तो शेक्सपियर के लिए कोई काम नहीं था, बेरोजगार हो गया था, या ड्रामे नहीं लग रहे थे, स्टेज नहीं हो रहे थे, उन्हें टाइम मिल गया, तो उन्होंने ये काम किया था। लेकिन उन्होंने वाइट और सरी की तरह बिल्कुल पेट्रार्क को कॉपी नहीं किया। शेक्सपियर ने सोनेट का आइडिया तो इन्हीं से लिया था, अपने प्रेडिसेसर से ही, लेकिन इन्होंने उसमें तब्दीलियां की और शेक्सपियर ने अपना कलर डाला उसके अंदर, और एक नया जो है वो 3 क्वार्ट्रेन, यानी 4 लाइनों, 4 लाइनें, 4 लाइनें और फिर एक कपलेट, 4 लाइनों को कहते हैं क्वार्ट्रेन्स, तो 3 क्वार्ट्रेन्स फॉलोड बाय अ कपलेट। ये स्टेंजा जो फॉर्म है, ये डिवीजन जो है, ये इसको हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। और अगर 8 और 6 के डिवीजन हो तो इसको कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट। तो काइंडली ये पेपर में भी आ सकता है, ये बहुत अहम पॉइंट है, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है अगर कहीं ना कहीं बात हो रही हो, तो ये ध्यान से इसको याद कर लीजिए। बल्कि जो भी बातें हम डिस्कस करते हैं, ये पक्की बात है कि वो आपने याद करनी होती है। उसके बाद हम आते हैं हेनरी हॉवर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारे जो रेनेसां ऑथर हैं, तीसरे रेनेसां ऑथर हमारे सामने आते हैं। अर्ली अभी रेनेसां चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, याद रखना, इंग्लैंड का अपनी एक डिवीजन है। इसके बाद सबसे मेच्योर टाइम जो रेनेसां का है वो एलिजाबेथन पीरियड है, वो आगे आएगा अभी। और अभी हमने रेनेसां के बारे में हमने इम्पोर्टेंट जो ऑथर हैं उनको स्टडी करना है, और उसमें सबसे पहले हमने सर थॉमस मोर का जिक्र किया है, सर, उसके बाद हम सर वाइट का जिक्र किया है हमने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ, अर्ल ऑफ द सरी, हेनरी हॉवर्ड। तीसरे इंपॉर्टेंट जो ऑथर हैं रेनेसां के अंदर, उनका नाम है द अर्ल ऑफ सरी, ठीक है। अर्ल का मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे नवाब होता है, ठीक है। तो ये सरी एक उनकी काउंटी है, एक एरिया था, एक प्रोविंस है इंग्लैंड के अंदर, तो सरी के ये नवाब हैं, इस नाम से ज्यादा ये याद रखे जाते हैं। इनका असल नाम है हेनरी हॉवर्ड, लेकिन इट इज समटाइम कॉल्ड द अर्ल ऑफ सरी। द अर्ल ऑफ सरी, eldest son of the Duke of Norfolk
head of the nobility of the England, printed his epitaph on white. Normally, gentlemen did not print verse but circulated it in manuscripts. उस टाइम के एक हमें कस्टम का भी आइडिया होता है, वो ये था कि जो नोबल पर्सन थे, जैसे अर्ल ऑफ सरी हैं, जो इस तरह के बहुत रिच और एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे, ये आमतौर पे प्रिंट नहीं करवाते थे। आल दो प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, लेकिन ये समझा जाता था कि नवाबों का काम नहीं है कि वो किताबें जो हैं वो लिखें, ठीक है। तो इसलिए अगर ये कोई काम करते भी थे तो ये मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो वो चीजें होती है उसको सर्कुलेट करते थे, प्रिंट नहीं करवाते थे, क्योंकि प्रिंट करवाना जो है ना ये मुनासिब नहीं, बिलो द रैंक समझा जाता था कि पब्लिश नहीं करवाते हैं, नवाब लोगों का ये काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इनकी जो पहली किताब वो पब्लिश होती है, वाइट एंड सरी वर फर्स्ट प्रिंटेड इन 1557 के अंदर। इन दोनों की मिलकर जो बुक आती है दैट इज टोटल्स मिसलेनी, ठीक है। टोटल्स मिसलेनी जो है दैट इज द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसके अंदर सॉन्ग्स और सोनेट्स हैं, सारी पेट्रार्कन तर्ज पे लिखी गई नज़में हैं और उनकी कुछ ट्रांसलेशंस हैं। जो फर्स्ट पोइट्री की इंग्लिश की जो बुक है पोइट्री की प्योर, वो ये है, पहली पोइट्री की किताब रेनेसां के अंदर, टोटल्स मिसलेनी बाय वाइट एंड सरी। ओके, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है एज फार एज आवर अपकमिंग एग्जाम इज कंसर्न। इस पॉइंट को भी खास तौर पे नोट करें। Thus it was Mary's reign that the two modern verse form reached print, the sonnet and an unrhymed iambic pentameter, ठीक है। दो चीजें प्रिंट पे पहुंची पहली बार, जो अब एक नई चीज रेनेसां में हमें नजर आती है वो है सोनेट्स जो है वो प्रिंट होती हैं। और ये क्वीन मैरी का रेन है, क्योंकि जो हेनरी एट थे, ये याद रखिएगा, हेनरी एट की दो बेटियां फेमस हुई बाद में, वही हेनरी एट जो बड़े बदनाम हैं। जो उनकी पहली वाइफ है कैथरीन ऑफ एरागोन, उनकी जो बेटी थी वो उनका नाम था मैरी ट्यूडर। सो ये ट्यूडर फैमिली है सारी। तो मैरी ट्यूडर जो है वो सबसे पहले क्वीन बनती है, और फिर मैरी की डेथ के बाद इनको कोई स्टोमिक का इशू था, वो कैंसर का इशू था, तो उस जमाने में ट्रीटमेंट नहीं था, तो इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद एलिजाबेथ जो है ना वो क्वीन बनती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है मैरी की। मैरी जो है ना ये बड़ी सिस्टर है, सगी बहन तो नहीं है, स्टेप सिस्टर आप कह लें, क्योंकि इनके फादर एक है और मदर अलग है। कैथरीन की बेटी थी मैरी, और उनकी जो बिलव्ड वाइफ है एनी बुलेन, उनकी बेटी थी एलिजाबेथ। सो एलिजाबेथ बाद में फिर क्वीन बनती है, जिसके नाम पे फिर एलिजाबेथन पीरियड है, जिसमें शेक्सपियर लिखता है, वो इस लिहाज से फेमस है। और सबसे फ्रूटफुल, सबसे रिच जो है लिटरेचर प्रोड्यूस होता है एलिजाबेथन एज के अंदर, जिसे आज तक उसको सरपास नहीं किया जा सका। उस जमाने में जो दो चार राइटर थे ना एलिजाबेथन एज के अंदर, उन जैसा बाद में इंग्लैंड ने कोई ऑथर प्रोड्यूस नहीं किया। सो लेकिन दो चीजें मेरी के रेन के अंदर, अब जो है डेथ हो चुकी है, हेनरी एट की डेथ हो चुकी है, क्वीन मैरी जो क्वीन बन चुकी है, उनकी बेटी, बड़ी बेटी जो है, और उस टाइम पे ये पब्लिशिंग होती है बुक जो है टोटल्स मिसलेनी, थॉमस वाइट और सरी की जो बुक्स आती हैं, आल्दो ये जान से जा चुके हैं वैसे तो। द सोनेट्स एंड द अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, तो दो नई चीजें हमारे सामने आती हैं, एक सोनेट और दूसरा आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये एक मीटर है लिखने का, एक लाइन में जो हम फुट को मेजर करते हैं, राइम्ड और अनराइम्ड की जो सीरीज है, ये आगे हम देखते हैं नीचे क्या चीज होती है। द फर्स्ट यूज इन सरीज वर्जन ऑफ द वर्जल्स एनीड, जो सरी ने एनीड, वर्जल की एनीड बुक है जो आप जानते हैं, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, आपको पता होगा, मैंने एक पूरा लेक्चर किया था वर्जल एनीड के ऊपर। उसको ट्रांसलेट किया था ब्लैंक वर्स, ये बाद में ब्लैंक एम्बिक पेंटामीटर को ही ब्लैंक वर्स कहते हैं, याद रखना। ब्लैंक वर्स और एम्बिक पेंटामीटर क्या है, ये एक ही बात है, और ये अक्सर आ भी जाता है, क्योंकि ब्लैंक वर्स एक ऐसी फॉर्म थी जो रेनेसां में सबसे ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। जैसे ओल्ड एज में हम देखते हैं
कि एलिटेटिव जो वर्स है वो सबसे ज़्यादा फेमस होती है और उसी में ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती हैं। और मिडिल एज में हम देखते हैं कि रोमांसेस ज़्यादा लिखी जाती हैं और उसमें भी एलिटेटिव वर्स ज़्यादा यूज़ की गई। अब जाके एक नया स्टाइल अपनाया गया, दैट इज राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया, मीटर चेंज हो गया, एम्बिक पेंटामीटर और सोनेट फेमस होती हैं पोइट्री के अंदर। एम्बिक पेंटामीटर और अदर नेम इज ब्लैंक वर्स। ओके, क्लासिकली अ लाइन ऑफ 10 अल्टरनेटिव अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल्स। एक लाइन लिखी जाती है जिसमें अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड करके जो है ना वो 10 सिलेबल्स डाले जाते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस बारी बारी। 10 सिलेबल की एक लाइन होती है इनकी, जिसकी वजह से हम इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। आयम्बिक यानी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की कॉम्बिनेशन, और पेंटामीटर मतलब 10 उसमें सिलेबल होंगे इसके पेंटामीटर के, यानी 5 एक होंगे 5 एक होंगे, ठीक, 5 स्ट्रेस होंगे और 5 अनस्ट्रेस होंगे। बिगिनिंग विद एन अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस से स्टार्ट होता है स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ये बिल्कुल एक कैलकुलेटिव स्टाइल होता है, लेकिन इसमें बाकी जो है ना वो चीज़ें थोड़ी बहुत वेरी कर सकते हैं, ऑथर को फ्रीडम भी इसमें काफ़ी सारी होती है। जैसे वाइट लिखते हैं, आई एम नॉट नाउ इन फ्रांस टू जज द वाइन। तो अब चूंकि आप हम लोग पोइट्री में इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो हम इन लाइनों को, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या शायद अभी इतनी जल्दी ना कर पाए, थोड़ा और डीप जाना होगा आपको। तो बहरहाल हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एम्बिक पेंटामीटर है क्या। Variations on this regular pattern are permitted, ये जैसे मैंने पहले बात की, this is the regular pattern of writing, लेकिन इसको आप वेरी कर सकते हैं और इसमें ऑथर को बड़ी फ्रीडम मिल जाती है। इसलिए शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में ड्रामे लिखे हैं सारे। शेक्सपियर की जो राइटिंग है और शेक्सपियर के जो ड्रामे आपको पता होना चाहिए, वो सारे वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, पोइटिक ड्रामास हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम था। अभी जो ड्रामे लिखे जाते हैं वो तो प्रोज फॉर्म में होते हैं, डायलॉग होते हैं, वो भी लिखना मुश्किल है, लेकिन अगर शायरी में ड्रामे लिखने पड़ जाएं, ये तो डबल हेडेक हो जाएगा ना। एक आपने पोइट्री करनी है और ऊपर से आपने ड्रामा भी करना है। तो शेक्सपियर ने ये काम किया। Surrey's songs and sonnets were more popular than White। अब ये सब्जेक्टिव है, कोई पक्की बात नहीं होती कि कौन ज्यादा बेहतर है कौन बुरा था। सरी और वाइट में लोग कंपैरिजन भी करते हैं, कुछ कहते हैं सरी बेटर था, कुछ कहते हैं वाइट बेटर था। जैसे ये देखे 20th सेंचुरी क्रिटिक्स प्रीफर्ड वाइट, उस जमाने में कहते थे सरी वाज बेटर, और बाद में कहते हैं वाइट का जो काम है ज्यादा बेहतर था। हु हैज अ वॉइस एंड मोर टू से, ऑल्दो सरी डेयर टू ग्लांस एट हेनरी VIII इन, लेकिन सरी का आप कह सकते हैं कि ज्यादा जुर्रतमंदाना काम भी हमें नजर आता है, ज्यादा बोल्ड हैं। और उन्होंने हेनरी VIII के ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, द असीरियन किंग। ओके, ठीक है, क्योंकि ये टिरेनिकल किंग थे, बड़े जालिम किस्म के बादशाह थे और बड़े अजीबोगरीब फैसले उन्होंने किए हुए हैं। उनके ऊपर उन्होंने एक नज़म भी लिखी, और ये जुर्रत का काम था बादशाह के खिलाफ लिखना। असीरियन किंग इन पीस विद फाउल डिजायर्स, सरी वाज beheaded ऑन फॉल्स चार्जेस एज 30। और सरी ने फिर behead तो होना ही था। जब आप ऐसी नज़में लिखेंगे और इतने बोल्ड होंगे तो अंजाम क्या होगा? ही वॉज beheaded। 30 साल की उम्र में सरी का सर भी काट दिया गया। तो ये इनिशियल जब रेनेसां आता है तो उसमें हम देख रहे हैं कि पोइट्री जो है वो कौन सी है। तो सबसे जो पहली बुक आती है रेनेसां की बड़ी, अभी हमने जो देखा है, वो टॉमस मोर का यूटोपिया है, लेकिन वो लैटिन में थी, इंग्लिश में नहीं थी। और उसके बाद पोइट्री की जो बुक आती है वो सरी और वाइट की मिल के किताब उन्होंने लिखी, मिल के जो लिखी थी उसको बाद में प्रिंट करवाया गया, दैट इज बाय समवन एल्स, टोटल्स मिसलेनी इन 1550s के राउंड अबाउट। बल्कि ये डेट दोबारा से देख लेते हैं, 1557। और ब्लैंक वर्ड्स और सोनेट को ट्रांसलेट किया गया। ब्लैंक वर्ड्स और एम्बिक पेंटामीटर जिसको कहते हैं, ये हमारे सामने आता है, जिसे बाद में शेक्सपियर अबंडेंटली यूज करता है। और शेक्सपियर सोनेट्स भी लिखता है। ये सारी चीजें शेक्सपियर पे असरअंदाज होंगी, यही किताबें जो हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्रोज के अंदर, जो खासतौर पे मजहब से रिलेटेड प्रोज उस वक्त हो रही थी। अब हम देखेंगे रिफॉर्मेशन का क्या असर हो रहा था। ये तो ह्यूमनिज्म और
सोच की तब्दीली का असर था, तो उसमें वो काम हमने देखे। तो विद इन द रिलीजन जो कि तब्दीली आ रही थी, तो रिफॉर्मेशन क्रिएटेड एन अर्जेंट नीड फॉर ए रिलीजियस प्रोज। जब रिफॉर्मेशन आती है और फिर हेनरी एट प्रोटेस्टेंट भी हो जाता है और पूरा मुल्क ही प्रोटेस्टेंट हो जाता है, और जो नहीं अपना फिरका बदलता उसकी जान ले ली जाती है। तो बहुत सारे कैथोलिक्स को मार दिया गया जो कहते थे हमने कैथोलिक ही रहना है। कहा जाता है कि शेक्सपियर की भी लॉयल्टीज जो है ना वो कैथोलिक्स के साथ है, उनके फादर कैथोलिक्स थे। तो शेक्सपियर ने अपना ये नजरिया कभी ना बताया किसी को, जाहिर है जान तो नहीं देनी थी। लूथर वांटेड टू पुट द वर्ड ऑफ द गॉड इनटू द प्लोब बॉयज हैंड, ठीक है। इस जर्मन बाइबल फिनिश्ड इन 1545। लूथर ने सबसे पहले तो लूथर ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, और उससे पहले तो इजाजत ही नहीं दे रहे थे पोप जो हैं, वो चाहते थे बाइबल लैटिन में ही रहे, जो कि एक मुकद्दस ज़बान है, खुदा की ज़बान है। वो चाहते थे कि इसमें रहे और इसी में लोगों को पढ़ाया जाए और लैटिन भी साथ पढ़ाया जाए। तो इसमें भी लूथर ने इख्तलाफ किया और उन्होंने जर्मनी में बिल्कुल सादा सी ट्रांसलेशन कर दी ताकि हर बंदा खुद से बाइबल पढ़ सके। उन्होंने कहा दरमियान में मौलवी हटा दिया जाए, जो प्रीस्ट उनके यहाँ, उसको हटा के हम बाइबल को खुद पढ़ेंगे। हेल्प टू फॉर्म द नॉट ओनली द जर्मन प्रोटेस्टेंट्स बट आल्सो द जर्मन लैंग्वेज। उसके बाद अगर देखें तो विलियम टिंडेल का नाम हमारे सामने आता है। न्यू टेस्टमेंट बाइबल को ही कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का फर्क है। जो तौरात जो बुक है, यहूदियों की जो किताब है, उसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, इंग्लिश के अंदर कहा जाता है, और न्यू टेस्टमेंट बाइबल को कहा जाता है, इंजील को। सो इन्होंने न्यू टेस्टमेंट ट्रांसलेट किया 1525, यानी बाइबल को ट्रांसलेट किया विलियम टिंडेल ने। ये भी बहुत यूज हुई। और उसके अलावा द इंग्लिश बाइबल इन द ऑथराइज्ड वर्जन, इसको ए भी कहते हैं, ऑथराइज्ड वर्जन। पूरे माशरे को वो डिवाइड किया गया 1611 के अंदर। प्लेड ए सिमिलर रोल इन द कल्चर ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अंडर एलिजाबेथन चर्च अटेंडेंस ऑन द संडेज वर रिक्वायर्ड बाय लॉ। आगे जो दौर आ रहा था एलिजाबेथ का और ये जो टाइम था, इस सारे टाइम के अंदर एक और जो बंदिश देखने में मिली कि चर्च जाना संडे को कंपलसरी था हर बंदे के लिए, बाय लॉ। अगर आप नहीं जाएंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। तो वहाँ सरमन सुनना पड़ता था। और वहाँ पे जो बाइबल की ट्रांसलेशन जो है फेमस हो गई थी दो किस्म की। एक बाइबल ऑफ द बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर, यानी बीसीपी, द बाइबल द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर के नाम से फेमस हुई, 1549 में पब्लिश हुई। विद इट्स और इट्स स्टिल लार्जली कैथोलिक लिटर्जी, translated under Cranmer from the Church Latin. Centuries the words and the cadence of the AV and the BCP, यानी कि अथराइज वर्जन, ये तो बाइबल का पहले ट्रांसलेट हुआ, और फिर बाइबल एज ए बुक ऑफ कॉमन प्रेयर कंडक्टेड इंग्लिश पीपल फ्रॉम द क्रेडल टू द आल्टर टू द ग्रेव एंड थ्रू द क्रिश्चियन ईयर एज लैटिन हैड डन फॉर ए मिलेनियम। लैटिन ने जिस तरह पीछे 1000 साल तक सर्व किया था और लोगों को बाइबल जो है वो लैटिन में सर्व करती थी, अब जो है उसकी ऑथेंटिक ट्रांसलेशंस आ चुकी थी और अब लोग जो है वो बाइबल को डायरेक्टली पढ़ा करते थे। तो रिलीजियस जो प्रोज है वो आपके सामने आ जाती है रिलेसा के शुरू के साथ ही। रिफॉर्मेशन का असर आपको वहाँ पे नजर आता है, और रिफॉर्मेशन के असर के तहत नई ट्रांसलेशन सामने आती हैं, जिनमें हम कहेंगे कि एवी और बीसीपी और विलियम टिंडेल की जो बुक है ट्रांसलेशन के अंदर, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा इंस्ट्रक्टिव प्रोज, यानी आप पोइट्री से प्रोज की तरफ आ गए, प्योर प्रोज की तरफ। कुछ प्रोज और भी लिखेगी, बट दैट वाज इंस्ट्रक्टिव प्रोज। यानी ये कौन सी प्रोज होती है, जिसे आप डायडेक्टिव प्रोज कह रहे हैं, यानी ऐसी प्रोज है जिसमें कुछ समझाया सिखाया जाता है। प्योर आर्ट फॉर आर्ट नहीं थी ये। मोटे डी आर्थर, आपको याद होगी, हमने एक प्रोज वर्क पढ़ा था, दैट मास्टरपीस ऑफ द 15th सेंचुरी प्रोज परफेक्ट्स एज स्टोरी टेलिंग मोड। उसके अंदर स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल डाला गया था। Renaissance prose had more abstract and prescriptive tasks. The title, the prince, ठीक है, the governor, Taxophilus, the courtier and the schoolmaster propose ideal secular roles, हम इसके अंदर नजर आते हैं। ये किन किन के ये वर्क्स हैं, ये प्रोज वर्क ये आगे देखते हैं। 15th century scholars had borrowed from Latin to meet a technical need to add weight। तो इनके जो स्कॉलर थे वो शुरू में
डेफिनेटली वो हेल्प ले रहे थे, लैटिन से वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन रेनेसां के साथ ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब इंग्लिश का अपना एक प्योर लिटरेचर होना चाहिए. सो पैट्रियोटिक ह्यूमनिस्ट वांटेड इंग्लिश टू रिप्लेस लैटिन एज द लिटरेरी मीडियम. वो चाहते थे लैटिन को रिप्लेस कर दिया जाए. और अभी जो कि इंग्लिश में शेक्सपियर ने अभी लिखना था, तो अभी इंग्लिश को वो मकाम जो शेक्सपियर ने दिलाया, उसमें तो फिर लैटिन भी पीछे रह गई. लेकिन इस वक्त तक आप कह सकते हैं, जैसे रेनेसां स्टार्ट हुआ तो टॉमस मोर ने लैटिन में लिखा, तब वो इंग्लिश में भी लिख सकते थे, बड़े स्कॉलर थे. द फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर वर ट्यूटर टू द ग्रेट सर टॉमस एलियोट, जो हैं सर टॉमस एलियोट जो हैं सर्व्ड कार्डिनल, ही रोट हिज गवर्नर. इनकी एक प्रोज वर्क है दैट इज नाम गवर्नर, जिसका नाम है ऊपर हमने अभी देखे थे 4-5 वर्क, डेडिकेटेड टू हेनरी VIII. इन्होंने ये जब लिखा गवर्नर, तो ये गवर्नर डेडिकेट किया इन्होंने हेनरी VIII को, क्योंकि वो बादशाह थे, ज़ाहिर इनको खुश भी करना था. और उसके अलावा जो बड़े नाम है, रॉजर एस्कम टॉट ग्रीक एट कैम्ब्रिज, एक टीचर थे, इन्होंने ग्रीक पढ़ाया कैम्ब्रिज के अंदर. इन्होंने अपने वर्क जो टॉक्सोफिलस है, टॉक्सोफिलस जो इनका प्रोज वर्क है, इन्होंने डेडिकेट किया हेनरी VIII को, वो भी विच अर्नड हिम अ पेंशन. और टॉक्सोफिलस से खुश होकर हेनरी VIII ने इनको पेंशन भी लगा दी इनकी, ताकि आराम से जिंदगी गुजार सकें. और इनको टॉक्सोफिलस, जिसका लफ्जी मतलब ग्रीक का ये वर्ड है, इसका मतलब होता है बो लवर. बो लवर इज ए ट्रीटाइज ऑन हाउ टू यूज द लॉन्ग बो द वेपन. बो आपको पता है एरो फेंकने के लिए जो वेपन यूज होता है, उसके ऊपर रखा था इसने कि वो कैसे वेपन के तौर पे यूज हो सकती है. तो इसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्टिव प्रोज थी. कुछ ना कुछ सिखाया जाता था, कुछ बताया जाता था, कुछ डाइडेक्टिक किस्म की पॉइंट प्रोज वर्क हो रहा था इसके अंदर. एस्कम बिकम ट्यूटर इन 1548. एस्कम की एक और क्वालिटी, एक तो ये कि टीचर थे कैम्ब्रिज के अंदर, बड़ी बात है. दूसरी, उन्होंने टॉक्सोफिलस यानी बो, द आर्ट ऑफ जो आर्चरी है उसके ऊपर, या बो लवर इसका टाइटल रखा, और ये पेंशन भी ली उन्होंने, हेनरी VIII को खुश भी किया. और ये बाद में ट्यूटर भी रहे प्रिंसेस एलिजाबेथ के, ठीक है. एंड सर्व्ड क्वीन मैरी एंड एलिजाबेथ एज ए लैटिन सेक्रेटरी. ये उनके टीचर भी थे, उनके ट्यूटर थे पर्सनल, एलिजाबेथ और क्वीन मैरी, जो दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं, हेनरी VIII की बेटियां दोनों, जो बाद में दोनों क्वीन बनी. और इनके क्वीन बनने के साथ ही ये उनके लैटिन सेक्रेटरी भी रहे, ठीक है. उनके पर्सनल लैटिन लैंग्वेज के सेक्रेटरी थे रॉजर एस्कम. ये वो रोल है जो बाद में एक और बड़े पोएट ने भी निभाया है, दैट इज मिल्टन. परफॉर्म फॉर द कॉमनवेल्थ सेंचुरी लेटर, बिल्कुल एग्जैक्टली 100 साल बाद जो है वो क्रोमवेल के पर्सनल लैटिन सेक्रेटरी कौन थे? जॉन मिल्टन, वर्ल्ड फेमस सबसे बड़े शायद पोइट हैं आफ्टर शेक्सपियर. एस्कम स्कूल मास्टर पोस्टहुमसली पब्लिश्ड इन 1570. इनका और वर्क है स्कूल मास्टर, ये प्रोज वर्क है. स्कूल मास्टर भी, क्योंकि खुद भी टीचर रहे, स्कूल मास्टर समझते थे खुद को, और ट्यूटर भी रहे. इन्होंने इसके ऊपर भी वर्क लिखा, डायडेक्टिक है दोनों. टॉक्सोफिलस लिखा, ठीक है. तो रॉजर एस्कम का एज ए प्रोज राइटर आप थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट रोल भी है ये कि दोनों क्वीन के ये ट्यूटर रहे हैं पर्सनल, और सेक्रेटरी भी रहे हैं. उसके बाद हम उस अर्ली टाइम में देखते हैं कि ड्रामा की क्या सिचुएशन है. अभी एलिजाबेथन पीरियड नहीं आया, हम ड्रामा में एलिजाबेथन पीरियड को अलग से वो ज़ाहिर देखेंगे, शेक्सपियर को तो बिल्कुल अलग से देखेंगे, ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए उसके ऊपर. सो द क्राउन वाज एन अनसेफ पैटर्न. तो क्राउन इतना, कोई क्राउन से यहाँ मुराद होती है बादशाह, यानी हेनरी VIII और उनका अगला टाइम जो कहते हैं कोई सेफ पैटर्न नहीं थे. वो आर्ट को इतना ज्यादा पैटर्नाइज नहीं करते थे और रेगुलरली नहीं करते थे. बट पोएट्स नीडेड पैटर्न्स. बिफोर एलिजाबेथन थिएटर ओपन्ड देयर वाज नो पेइंग प्रोफेशन ऑफ राइटिंग. अब यहाँ पे रेनेसां स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन राइटर प्रोफेशनल नहीं थे. जैसे हमने पहले कहा कि जो नोबल पर्सन थे वो तो प्रिंट ही नहीं करवाते थे, कहते थे कि प्रोफेशनली प्रिंट करवाना तो बुरी बात है.
जैसे अर्ल ऑफ सरी के बारे में हमने पढ़ा। और जो है पैट्रोनाइज भी नहीं कर रहे थे जो क्राउन है इतना ज्यादा। तो एलिजाबेथन टाइम में तो ग्लोब थिएटर आपको पता है शेक्सपियर का अपना उन्होंने शेयर डाला, उसके मालिक भी बने बाद में जाके। तो एक्टर्स को, राइटर्स को पैसे कमाने का मौका डायरेक्ट मिलता था। लेकिन ये टाइम था अभी थिएटर नहीं बने थे, बाकायदा से ऑथर प्रोफेशनल नहीं होते थे। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो पैसे के लिए, जिसे पैसे में मिले ना काम करने को, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो पैसे नहीं मिलेंगे तो एक बंदा जिएगा कैसे माशरे के अंदर। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज अभी चल रहे थे जो हमने, अगर आपको लास्ट याद होगा लेक्चर, तो ड्रामा जो है मिडिल एज के अंदर मिस्ट्री और मोरालिटी और मिरेकल प्लेज होते थे सारे, अंटिल शेक्सपियर। जब तक शेक्सपियर नहीं आता मिस्ट्री और ये प्लेज जो है वो खत्म नहीं होते। और एक और प्ले की टाइप आ गई थी रेनेसां के बिगिनिंग के साथ, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज चल रहे थे एक अहम बात ड्रामा के हवाले से। और दूसरी अहम बात, एक और टाइप ऑफ प्ले आ गया था विच इज कॉल्ड इंटरलूड। ठीक है, इंटरलूड प्ले के लैटिन में इसका मतलब होता था बिटवीन, बिटवीन द गेम। ठीक है, किसी चीज के दरमियान में कोई इंटरलूड उसको हम कहते हैं। अब मॉरल प्ले ऑफर्ड बिटवीन कोर्सेज, ये एक अखलाकी प्ले होता था जो कोई, इसमें कोई अखलाकी मैसेज होता था। ठीक है, इंटरलूड बिल्कुल छोटा सा प्ले होता था जिसमें कोई अखलाकी दर्स दिया जाता था। This is a new kind of the play. The interlude was now played between courses in a big house at Christmas and Easter. कोई भी पार्टी होती थी, दावत होती थी, या ईस्टर और क्रिसमस दो बड़ी ईदें हैं ईसाइयों की, जैसे हमारी दो ईदें हैं ना बड़ी, तो इसी तरह उनकी भी दो बड़ी ईदें हैं, क्रिसमस और ईस्टर। तो इन दोनों पे ये खास तौर पे, और बाकी जो जो बड़े नोबल पर्सन थे जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी और उनके बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, तो क्या होता था कि उन पार्टीज के दरमियान में ना वक्फे के लिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक छोटा सा प्ले रखा जाता था, जैसे इंटरलूड कहते थे। द इंटरलूड इन्वॉल्व डिबेट सिमिलर टू द वन थॉमस मोर रिपोर्टेड इन यूटोपिया। बिल्कुल ये डिबेट होती थी, दो ग्रुप आ जाते थे और वो आपस में बहस करते थे, और फिर लेकिन इखलाकी दर्स जो है इसमें नुमाया होता था। तो ये एक नई टाइप, एक न्यू चीज आ गई थी, इंटरलूड। इसको इंटरलूड कहा जाता था। तो ये पार्टी के दरमियान में होता था, कोई फंक्शन होता था उसके दरमियान होता था, किसी बादशाह की शादी होती थी या कोई नवाब की शादी होती थी या कोई फंक्शन होता था या ईस्टर आती थी, ऐसे बड़े बड़े मौक़ों के ऊपर इंटरलूड जो है वो उनको प्ले करने का मौका मिलता था। उसके अलावा जो इसमें ड्रामा जो बिल्कुल स्टार्ट होता है, ड्रामा मिस्ट्री प्लेस के बाद, मोरालिटी प्लेस के बाद, जो यहाँ से इंग्लिश ड्रामा प्योरली स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें तो सबसे पहले एक कॉमेडी को हम देखते हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर was written by the Nicholas Udall, हेडमास्टर ऑफ द एटन इन 1530। ये भी एक हेडमास्टर थे, एक टीचर थे एटन के अंदर। 1513 में इन्होंने एक कॉमेडी लिखी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, अंग्रेजी की जो पहली मजाया जो है वो स्टेज वर्क है, क्योंकि हम स्टेज के वर्क को कॉमेडी और ट्रेजेडी में आमतौर पर डिवाइड करते हैं। बड़ी डिवीजन जो लैटिन में, सॉरी, ग्रीक ने दी थी, तो उसमें सबसे पहली जो कॉमेडी है इंग्लिश की, याद रखें कि पेपर में आ सकता है आपके, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रिटन बाय निकोलस यूडोल। निकोलस यूडोल ने लिखा, राल्फ जो कि हेडमास्टर थे 1530 के अंदर। उसके साथ ही एक और राइटर है, जैस्पर हेवुड, अ जेसूट, द अंकल टू द जॉन डन, पब्लिश्ड इन 1559 अ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ऑफ सेनिका's ट्रोज। ठीक है, सेनिका जो है उनको ट्रांसलेट किया जैस्पर हेवुड ने, और ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने, और ये इनकी अदर ट्रांसलेशन भी, सेनिका हिज 10 ट्रेजेडीज 1581 के अंदर। ठीक है, 1559 के अंदर इन्होंने एक बुक लाई पहली, और दूसरी बुक लाई सेनिका हिज 10 ट्रेजेडीज। सेनिका's ट्रोज भी असल में तो सेनिका's ट्रोज भी एक ड्रामा है, एक ट्रेजेडी है, ट्रोजन्स। असल में ये ट्रोज यहाँ ट्रोजन्स के लिए है, सेनिका's ट्रोजन, ट्रोजन वुमन बेसिकली ड्रामे का नाम है, ट्रोजन वुमन। बाद में इन्होंने उनकी 10 ट्रेजेडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। सेनिका असल में रोमन
ट्रेजेडियन है, रोमन ड्रामा राइटर है, ठीक है। हमने से पहले ग्रीक कुछ ड्रामा के राइटर आपने देखे थे। सबसे पहला ड्रामाटिस्ट तो समझा जाता है ग्रीक के अंदर एस्काइलस था। उसके अलावा यूरिपिडीज और सोफोक्लिस 3 बड़े ट्रेजेडी राइटर थे जो लॉरिएट होते थे। मुकाबला होता था, जीतते थे तो उनके सर के ऊपर एक रीथ रखा जाता था। इसी तरह जो रोमन ईरा है उसके अंदर जो बहुत बड़े आथर हमें नजर आते हैं, ड्रामाटिस्ट नजर आते हैं, शायद इन्हें लिस्ट में शामिल करना चाहिए था जो हमने ऑथर की लिस्ट पढ़ी थी। आप उनमें इसका नाम लिख लीजिएगा वहां भी, सैनिका, ठीक है। अब जो सैनिका के ड्रामाज हैं वो ओरिजिनली तो उसने ग्रीक से ही आइडिया लिया होगा ड्रामा लिखने का, श्योर शॉर्ट है। लेकिन ये जो दोनों किताबें जब ट्रांसलेट होती है तो इंग्लिश लोगों को पता चलता है कि सैनिका ड्रामा है क्या। और फिर ये आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इनके ये ड्रामा शेक्सपियर पे भी बड़े असरअंदाज होते हैं। शेक्सपियर ने ये बुक पढ़ी थी, ठीक है, शेक्सपियर ने ये बुक पढ़ रखी थी, सैनिका एंड हिज 10 ट्रेजेडीज, क्योंकि इनकी ट्रेजेडीज के अंदर जो चीजें हैं वो हमें शेक्सपियर भी नजर आती हैं, यानी विचेस का होना, सुपरनैचुरल एलिमेंट, स्टेज पे हॉरर, घोस्ट का होना, ठीक है, घोस्ट जैसे हैमलेट में घोस्ट आ जाता है, और जैसे विचेस हैं मैकबेथ के अंदर विचेस हैं। इसी तरह जो है रिवेंज ट्रेजेडीज, जैसे कि हैमलेट है वो रिवेंज लेना चाहता है फादर की डेथ का। तो इस तरह की सारी जो हमें असरात नजर आते हैं शेक्सपियर के ऊपर वो सैनिका की ट्रेजेडीज के। अब सैनिका का जो लैटिन वर्क है वो तो शेक्सपियर के लिए रीडेबल नहीं था, शेक्सपियर को लैटिन नहीं आती थी। तो शेक्सपियर ने डेफिनेटली ये बुक पढ़ी होगी जैस्पर हेवुड की, ये इन्होंने ट्रांसलेट की थी, और इससे इंग्लिश सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें सैनिका के प्लेस के बारे में पता चला। तो पहली कॉमेडी कौन सी थी? रॉल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर बाय निकोलस यूडोल, और ट्रांसलेशन हमारे सामने आती है जैस्पर हेवुड ने की। सैनिका खुद कौन थे? सैनिका वाज ए ट्यूटर देन मिनिस्टर टू द एम्परर नीरो। ये नीरो जो एम्परर है काफी फेमस हुए रोम के। ये हमारे यहाँ एक प्रोवर्ब भी आपने कभी सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। शायद कभी आपने सुनी हो, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये वही एम्परर नीरो हैं जिनके बारे में कहा था कि रोम जो है डिस्ट्रॉय हो रहा था और नीरो जो है वो अपने मस्तियों में खोया हुआ था। एग्जीक्यूटेड इज एट्रोशियस विम्स, बड़ा फेमस है अपनी विम्स के लिए। नीरो भी ना हेनरी 8 की तरह का एक मिलता जुलता करेक्टर है, सच का करेक्टर है। यानी करेक्टर तो हम कहते हैं ना जो प्ले में किरदार अदा करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी करेक्टर कह देते हैं जो बड़े अजीबोगरीब लोग होते हैं। सच एज फीडिंग क्रिश्चियंस टू द लाइन्स। उस जमाने में ईसाइयत जो कि आ चुकी थी जब नीरो एम्परर बनता है, लेकिन इसने क्या किया कि कुछ क्रिश्चियंस को शेरों के आगे डाल दिया। भूखे शेरों को क्रिश्चियन खिलाया करता था। तो ईसाइयों के साथ काफी जुल्म किए नीरो ने अपने टाइम में। When Nero turned against him, Seneca gathered his friends and in AD 69 committed a philosophical suicide. फिलोसोफर सुसाइड की इसमें। ज़ाहिर एक फिलोसोफर था, बहुत ही एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नीरो इसकी कदर ना कर सका। और नीरो का ये ट्यूटर भी था, उसका मिनिस्टर भी था, उसे पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन उसके बावजूद एम्परर, आपको पता है हेनरी 8 को देख लें, बादशाह फिर बादशाह ही होते हैं, करें तो उनकी मर्जी है, कदर करें तो सैनिका को बिल आखिर तंग आकर सैनिका ने सुसाइड कर ली थी। और लेकिन बहुत कमाल के वो ड्रामाटिस्ट थे जिनका नाम बाद में याद रखा गया और उनको काफी हद तक इमिटेट भी किया। शेक्सपियर ने काफी असर लिया सैनिका से। What Boethius was to the Middle Ages, मिडिल एजेस में मैंने आपको बताया था एक बोथियस एक फिलोसफर थे, ये भी लैटिन फिलोसफर थे, लेकिन इनके असरात आपको मिडिल एजेस के लोगों के काम पे नजर आते हैं। इसी तरह सैनिका बिकम द एलिजाबेथन्स। एलिजाबेथन में जो ड्रामाटिस्ट हैं, जो ट्रेजेडीज लिखी उन पे सैनिका का असर हमें नजर आता है, ठीक है। तो सैनिका भी समझिए ये कौन है। एम्परर नीरो को भी आप गूगल करके देख सकते हैं, और इनके असरात आगे चल के हम और भी देखेंगे जब शेक्सपियर के बारे में पढ़े। ग्रीक ट्रेजेडीज वर नॉट येट अवेलेबल, जैसे मैंने पहले बताया ग्रीक ट्रेजेडीज अब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी। ब्रेकिंग द क्लासिकल रूल दैट हॉरर मस्ट बी ऑफ स्टेज, द इंग्लिश इनेक्टेड व्हाट सैनिका रिपोर्टेड। एक्चुअली हुआ यह है कि जो एलिजाबेथन ड्रामा में नजर आता है वो बजाय ग्रीक एग्जैक्ट मॉडल होने के
वो रोमन मॉडल को फॉलो करता है, क्योंकि रोम, अब हुआ क्या कि ये जो एस्काइलस और सोफोक्लिस और यूरिपिडीज के प्लेस है, या एरिस्टोटल की जो बुक पोएटिक्स जो आपने पढ़ी भी हुई है, ये किताबें बाद में ट्रांसलेट हुई हैं, तो इंग्लिश पीपल को पता चला है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो बुक आ गई थी जैस्पर हेवुड ने, देखिए किताबें किस तरह समझाएं, मुआशरे पे बड़ा गहरा असर डालती हैं। जैस्पर हेवुड ने ये ट्रांसलेशन कर दी, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि आने वाला ड्रामा जो है वो सैनिका के असर से मुतासर हुआ, जिसमें इतने बड़े आथर शेक्सपियर ने यकीनन वो पढ़ा था, और वो सारे एलिमेंट उनके प्लेज में हमें नजर आते हैं, काफी सारी चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट शेक्सपियर किसी को भी कॉपी नहीं करते, ओरिजिनल है 100%, लेकिन हम हमेशा सीखते तो है ना कहीं से। तो शेक्सपियर पे हमें ग्रीक मॉडल की बजाय वो हमें ज्यादा क्या नजर आता है, सैनिका का असर नजर आता है। और एक और वजह भी है यहाँ पे, आगे हम शेक्सपियर को देखेंगे, क्योंकि ग्रीक का ज्यादा असर कहाँ पे होना था, जो यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता, वहां तो ग्रीक राइटर कहीं ना कहीं पढ़ाए जा रहे थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं गया था शेक्सपियर कभी, क्योंकि इसने सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ा था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ली थी अपने टाइम में। ये आगे हम देखेंगे, यूनिवर्सिटी वेट्स में इसको शामिल नहीं किया जाता था। तो इस वजह से इसने जो बुक्स इसको अवेलेबल हुई, जो डाटा इसको अवेलेबल हुआ, ये उसी से इसने असर लिया। खैर शेक्सपियर के बारे में हमने बाद में भी पढ़ना है। सो सिडनी प्रेज्ड थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन्स ब्लैकवर्ड्स ट्रेजेडी गार्बोडेक, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। तो आगे हम ये देखते हैं कि सबसे पहली इंग्लिश ट्रेजेडी भी हमारे सामने आ जाती है कॉमेडी के साथ साथ। आगे एक और बुक हमारे सामने आती है जिसे सिडनी भी बड़ी तारीफ करता है जिस किताब की, दैट इज, दो इसके ऑथर हैं थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, ड्रामा लिखा था, ट्रेजेडी लिखी थी, गार्बोडक 1561। ये डेट याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। वैसे तो पहली ट्रेजेडी लिखी थी एस्काइलस ने ग्रीक के अंदर, लेकिन वो पहली ट्रेजेडी है ओवरऑल। अंग्रेजी जबान के अंदर पहली जो ट्रेजेडी लिखी गई वो कौन सी थी, गार्बोडक, रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। बहुत यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है। अब ये अर्ली जो पीरियड था, जो ट्रांसलेशन हुई है, ये इनको एक नजर हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूडर ट्रांसलेशन हैं इन्होंने बहुत से आथर को मुतासर किया है जो लोगों ने पढ़े हैं। मसलन विलियम टिंडेल की जो बुक है न्यू टेस्टामेंट, इसने आम आदमी की जिंदगी को ज़ाहिर असर डाला होगा। राल्फ रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट कर दिया मोर्स यूटोपिया 1551 के अंदर। मैंने बताया था ना, मोर्स यूटोपिया लैटिन में लिखा गया था, बाद में राल्फ रॉबिन्सन। अब ये भी आपने याद रखना है कि इस बुक को आखिर इंग्लिश में कौन लेके आया, आर्थर गोल्डिंग, बड़े इंपॉर्टेंट आथर हैं आर्थर गोल्डिंग, इन्होंने भी ट्रांसलेट किया है ओविड की मेटामॉर्फोसिस को 1565 में। आपको पता है ओविड की जो बेस्ट बुक है, जो एक रोमन आथर है, मैं इस पर लेक्चर दे चुका हूं आपको, मेटामॉर्फोसिस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और जैस्पर हेवुड ने सैनिका की बुक जो ट्रेजेडीज है उनको ट्रांसलेट किया 1581 के अंदर, और जॉन चैपमैन ने होमर्स इलियड ट्रांसलेट कर दी। अब इन किताबों ने देखें असर डाला होगा आने वाले एलिजाबेथन जो आर्टिस्ट हैं, जो लिटरेटीज हैं, उनके ऊपर, खासतौर पे शेक्सपियर देखें, लाइक्ड गोल्डन्स वर्जन ऑफ ओविड मेटामॉर्फोसिस व्हिच स्टिल प्लीजेस। आज भी कहते हैं कि ओविड की अगर मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़नी है तो फिर ये वाली ट्रांसलेशन पढ़ें, आर्थर गोल्डिंग। तो आर्थर गोल्डिंग का ये जो वर्क है, इसे शेक्सपियर भी बहुत पसंद करता है, उसने इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आर्थर शेक्सपियर ने डेफिनेटली मार्केट में जो अवेलेबल किताबें थी, यानी आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ा होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कभी गया नहीं था। सो देखते हैं कि हम अगला हमारा जो टॉपिक है, अगर नया स्टार्ट हो रहा है तो हम आगे, क्योंकि एलिजाबेथन लिटरेचर में हम अब जाएंगे, तो मेरा दिल है कि हम वो नेक्स्ट डे उस लिटरेचर के अंदर एंटर हो, जो सबसे ज्यादा रिच पीरियड है रेनेसां का। रेनेसां खुद एक रिच पीरियड है एज फार एज आर्ट प्रोडक्शन इज कंसर्न, और इस पीरियड के अंदर फिर एलिजाबेथन पीरियड जो है वो कोर है, इसका हार्ट है। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।